जय गुरु महाराज जी। दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके साथ में काम कर रहे थे। तो आज हम आपको देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पे कैसे काम करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कार्बोनिल दो तरह के कंपाउंड्स को कार्बोनिल मानते हैं। हम लोग कार्बोनिल अलग मान के चलते हैं, कार्बोक्सिल अलग मान के चलते हैं। तो एक तो हम मानते हैं एल्डिहाइड्स, ये कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ H लगा हो तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। जैसे पहला मेंबर आप जानते हैं, इसमें अगर मैं H लगा दूँ, कॉमनली हम इसे SCHO बोल देते हैं। तो आप जानते हैं इसे, दिस इज वेरी फेमस, कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर IUPAC नेम देखना चाहें इसका तो मीथेनल, अल लगा देते हैं। आप जानते हैं, मैं IUPAC आपको नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, आप अपने आप जानते हैं इसमें। और दूसरा, अगर मैं यहाँ H की जगह CH3 लगा दूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं CH3CHO। और कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC नेम दो कार्बन एटम में तो ईथेन और ऊपर अल लगा देते हैं। ऐसे ही बेंजेन के ऊपर अगर CHO आ जाए, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। दीज आर सम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसमें कार्बोनिल में दूसरे होते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में दोनों तरफ R लगा होता है, इधर भी R है और इधर भी R है। दोस्तों, कुछ कीटोन बड़े फेमस होते हैं, उनके मतलब कॉमन नेम नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं। सबसे पहला कीटोन तो सबसे ज़्यादा तो यही आपको कई जगह यूज होगा। जैसे आप जानते हैं कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज एसीटोन, बहुत फेमस कीटोन है। और IUPAC नेम आप समझते हैं, 3 कार्बन एटम में प्रोपेन और उसमें ऑन लगा दिया, प्रोपेनॉन। एक और कीटोन बहुत फेमस कीटोन है, दिस इज, आप जानते हैं दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एसीटोफिनॉन। IUPAC नेम देंगे तो मिथाइल और इधर फिनाइल, तो M पहले आता है तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। ऐसे ही ये बड़ा फेमस कीटोन है, दोनों तरफ अगर बेंजीन लगा दें, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज बेंजोफिनॉल। आप समझते हैं IUPAC नेम ट्राइफिनाइल कीटोन। ऐसे और भी कोई सारे आप समझते हैं। ऐसे साइक्लोहेक्सेन में ऑन लगा दें, साइक्लोहेक्सेन ऑन। सो मेनी, बट दीज थ्री आर वेरी फेमस। कॉमन नेम के हिसाब से एसीटोन, एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन एटसेट्रा। तो आज हम कार्बोनिल पे काम करना चाह रहे हैं। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। दोस्तों, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, इससे पहले कि हम इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, कुछ और बात करें, उनमें एक बात आपको खास तौर से याद रखनी चाहिए कि हमेशा कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी मालूम होनी चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, चाहे आप प्रिपरेशन पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं। ये बहुत फेमस बात है। जितने भी एक एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ये अपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहते हैं, इस तरह। और क्योंकि अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल तो आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज बियरिंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस कार्बन पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि दिस कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर वेरी 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 रिएक्टिव टू वार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हमेशा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे दें, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो जाए, एडिशन, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दें, यहाँ पे कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट। तो जब इनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे
कि वो हम जब इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेनली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्यों देते हैं वो आपने समझा कैसे इसमें, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जब रिएक्टिविटी देखते हैं इनकी तो इस कंडीशन को दिमाग में रखते हैं। तो हमेशा याद रखिए रिएक्टिविटी के केस में जो एल्डिहाइड्स होते हैं आर मोर रिएक्टिव, वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन्स, हमेशा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ही एक तरह की देते, कौन सी? यस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते। तो बहुत आसान हो जाता है कार्बोनिल पे काम करना। क्यों? क्योंकि ये और तरह की रिएक्शन देते ही नहीं। तो हमेशा एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, कोई सा भी एल्डिहाइड हो हमारे पास में। आप पूछ सकते हैं कि साहब क्यों एल्डिहाइड इतने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है कीटोन के कंपेरिजन में? तो बहुत आसान सी बात है कि जब कार्बोनिल रिएक्ट करता है हमारे पास में कार्बोनिल, तो आप जानते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी आपसे बात की थी। तो ये कार्बोनिल हमारे पास में, ये एल्डिहाइड, तो जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कंसीडर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज की वजह से ही वो रिएक्टिव है। तो अब अगर इस पे आर है तो आर तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यहाँ पे एच इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, मतलब आर की कंपेरिजन में। अगर कीटोन है तो कीटोन के केस में दोनों तरफ आर, तो सर्टेनली 2 आर ग्रुप लगे और दोनों आर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो वो इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देते हैं जो आर होते हैं। आर बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनर डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस चार्ज, हैंस, और इस प्लस की वजह से तो रिएक्ट कर रहा था वो, इसीलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो आर जो है बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 कारण है इसमें, एक आपके साथ डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन डोनर डिक्रीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कुछ लोग इसे कार्बोकटाइन भी कह देते हैं, पॉजिटिव चार्ज और कार्बन। एक बात तो इसमें रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि एक न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक मारता है तो हमेशा बैक साइड से अटैक मारता है, क्योंकि फ्रंट पे तो ऑक्सीजन मौजूद है, इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जब भी अटैक मारेगा तो एक उससे मारेगा बैक साइड से। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक मारता है। अब अगर कीटोन है तो उस पर 2 बल्कि ग्रुप मौजूद है, दीज आर बल्कि आर, भारी आर। तो ये इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देते, इसे वापस लौटा देते। तो आप कहेंगे बल्कि एल्काइल ग्रुप कॉजेज स्टीरिक इंटरेस्ट। जब भी कोई चीज़ अटैक करना चाहे और उसे कुछ बल्कि ग्रुप रोके तो उसे स्टीरिक इंटरेस्ट टर्म देते। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि हमेशा कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन कम होते हैं। तो अमंग एल्डिहाइड खुद ही आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो उस पर तो एक ही भी आर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद कोई और एल्डिहाइड, जितना आर छोटा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो अगर मुझसे कोई कहे एसिटाल्डिहाइड तो मैं कहूँगा एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपेनॉल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड में सबसे कम रिएक्टिव माने जाते हैं बेंजीडिहाइड, पहली बात। और बेंजीडिहाइड्स के अगर डेरिवेटिव्स में बात करी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाते हैं हम, इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डोनर EDG को, क्षमा चाहता हूँ, EDG इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर NH2 है, OH है, भाई मीजोवर इफेक्ट पहले हम पहली क्लिप्स में इस काम को कर चुके हैं। OR है, R है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाते हैं। आप जानते हैं
जो एम इफेक्ट होता है वो ऑर्थो एंड पैरा से लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी घट जाती। और अगर मैं बेंजल्डिहाइड पे एक, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन पे जितना प्लस चार्ज होगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सर्टेनली प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटा देगा। और आप समझ गए होंगे कि अगर हम बेंजल्डिहाइड पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आप जानते हैं NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, है ना, हेलोजेंस हो गए एट्सेट्रा, तो इंक्रीज रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करती है। जैसे बहुत कॉमन है आपके पास एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि आप अरेंज कीजिए साहब, अरेंज एसिटाल्डिहाइड, पैरा टॉल्युइल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। in increasing order of रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी के बाद में वो कुछ भी लिखे टुवार्ड्स, किसी भी चीज़ के नहीं लिखे, क्योंकि ये सब देते ही न्यूक्लियोफिलिक है, तो एक ही आंसर बनता है। तो आप जानते हैं एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड, किसी भी बेंजीन के डेरिवेटिव से एस्टल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिटाल्डिहाइड। अब पैरा टॉल्युइल्डिहाइड, टॉल्यून का मतलब बेंजीन लगा होता है, तो बेंजीन पे CH3 लगा हो, टॉलीन मतलब बेंजीन पे CH3 लगा टॉलीन, और फिर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ और बेंजल्डिहाइड पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो आप जानते हैं नाइट्रो वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। उसके बाद बेंजल्डिहाइड का नंबर आएगा और सबसे कम रिएक्टिव हो गया पैरा टॉल्युइल्डिहाइड, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो दो बातें पढ़ी अपने, एक तो एल्डिहाइड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो रिएक्टिविटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा। और तीसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये कि साहब जो कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और कीटोन में भी जितना साइज बढ़ता चला जाएगा उतनी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। जैसे एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, अरेंज फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा टॉल्युइल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनॉल एंड बेंजोफिनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। सबसे कम रिएक्टिव हो गया कीटोन में, दोनों तरफ बेंजीन लगा दी, उससे ज़्यादा रिएक्टिव एक तरफ बेंजीन, कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, उससे ज़्यादा रिएक्टिव आपका एसीटोन। अब एल्डिहाइड्स का नंबर आया, और आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव कम रिएक्टिव होते हैं, उसमें भी जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो कम रिएक्टिव। फिर पैरा टॉल्युइल्डिहाइड आ गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया था, उससे ज़्यादा बेंजल्डिहाइड, उससे ज़्यादा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और सबसे ज़्यादा आ गया एस्टल्डिहाइड, सॉरी, और सबसे ज़्यादा आ गया फॉर्मेल्डिहाइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड में बात करें तो सबसे पहले रिएक्टिविटी पे बात करें। अब बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हमें प्रिपेयर करना हो, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन के नाम पे आपको ओजोनोलाइसिस दिमाग में होना चाहिए। ओजोनोलाइसिस एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर जगह लग जाती है। 11वीं क्लास का टॉपिक होता है हालांकि, पर हर जगह आपको ओजोनोलाइसिस।
हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड की ओजोन लाइसिस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रिडक्टिव ओजोन लाइसिस कर रहे हैं। बहुत आसान, आपने कहा रिडक्टिव मतलब अभी आ जाएगा अपने आप में, ओजोन से रिएक्शन करा फॉलोड बाय जिंक वाटर। इस जिंक वाटर की जगह आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, केवल जिंक वाटर, ओजोन की जगह नहीं। आपको क्या करना होता है, इसको बीच में से ऐसे डबल बॉन्ड, और इधर एक ओ लगा दीजिए, इधर एक, इधर भी ओ लगा दिया, इधर, बस हो गया ओजोन लाइसिस। पहचान लीजिए कौन से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास में 2 ब्यूटीन, ये 2, अब 2 ब्यूटीन को मैंने ओजोन लाइसिस करना है। आंखों आंखों में सोचिए, इस पे ओ लगा दूं, एसिटेट, इस पे ओ लगा दूं, ये भी एसिटेट है, तो हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल एस्टरेडिहाइड। तो आपसे पूछ सकता है, उल्टा पूछ सकता है आपसे कि कौन ओजोन लाइसिस पे केवल एसिटेल्डिहाइड देगा। ऐसे मान लो ये है मेरे पास में, और मैं इसकी ओजोन लाइसिस कर दूँ। हवा में सोचिए, मनी मन सोचिए, यस, यहाँ से इसे डिवाइड कर दूँगा तो बेंजोइडिहाइड बन जाएगा और एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ओजोन लाइसिस आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से कर पाते हैं। बस एक ज़रूरत होती है कि क्या हम सीखना चाहते हैं, नहीं। अगर उस पर एच नहीं है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे ये है, और मैं इसकी ओजोन लाइसिस कर दूँ, तो आप समझते होंगे यहाँ पे फ़ौरन से एक कीटोन, जैसे था एसीटोन, और ये आपका एसीटेट। अगर साइकिल हो हमारे पास में, साइकिल में एक सबसे बढ़िया बात होती है कि आपको कार्बन गिन लेने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 का बनाना है, कार्बन ना बढ़ जाए। यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 6 छोटे गिन डालिए। हेक्सेन 6 कार्बन है, 1,6 डाई अल, बस हो गया। तो एक तो तरीका है ओजोन लाइसिस, इसे रिडक्टिव कह रहे थे। ओजोन लाइसिस में 2 होती हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। नॉर्मली ओजोन लाइसिस का मतलब होता है रिडक्टिव। रिडक्टिव मतलब है पहली रिएक्शन ओजोन से, दूसरी रिएक्शन जिंक वाटर या डाई मिथाइल सल्फाइड। एक होती है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि पहले आपने ओजोन से रिएक्शन कराई और फॉलोड बाई फिर जिंक के साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया, H2O2 लगा दिया या KMnO4 लगा दिया। इसमें क्या होता है कि आपको क्या समझिए कि पहले रिडक्टिव ओजोन लाइसिस सोचिए, ऑक्सीडेटिव करते समय पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस सोचिए, जो अभी हम कर रहे थे। इफ प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, अगर प्रोडक्ट एल्डिहाइड है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो कन्वर्ट इट इनटू एसिड। उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। इफ कीटोन, अगर वो कीटोन है तो उसे SHO, SHO। आपने कहा समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए बहुत आसान, नॉर्मली रिडक्टिव पे ज़्यादा काम होता है ऑक्सीडेटिव के कंपेरेटिव, बहुत आसान। जैसे हमारे पास में ये कंपाउंड, इसकी मैं ओजोन लाइसिस करूँ और मुझसे कहा गया कि आप इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस, जिनके बाद में वाटर न लगा के H2O2 लगाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब पहले हमने रिडक्टिव सोचा, रिडक्टिव प्रोडक्ट, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस अभी बताई थी ना, उसका प्रोडक्ट सोचा। ये लिखना नहीं है एग्जाम में तो आपको ऑक्सीडेटिव के, लेकिन सोचा आपने रिडक्टिव का, तो आप जानते हैं
बीच में से तोड़ के कीटोन बना दिया आपने यहाँ से, और ऐसे ही आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बना। अब जब ऑक्सीडेटिव सोच रहे हैं आप, तो यहाँ पे कीटोन को तो ऐसे रखिए, और जो एल्डिहाइड बना था उसका एसिड बना दीजिए उतने ही कार्बन का। ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, 2 का एसिड बना दिया, एसिटिक एसिड। कितना आसान है। तो पहली बात आपने सीखी कि हम ओजोनोलाइसिस से कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाते हैं। दूसरी बात याद रखिए कि एल्काइन पे आप पे काम करना आना चाहिए। ये मेरे पास इथाइन है, इस पे अगर मैं हाइड्रोक्सीलेशन करता हूँ, कैसे करता हूँ, हाइड्रेशन करता हूँ, क्षमा चाहिए, हाइड्रेशन इसका किया जाता है HgSO4 H2SO4 के साथ। तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है आपको इस क्लिप में। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का जो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, और ये टोटोमेरिज में कर जाएगा, H यहाँ पहुँचा दे। डरिए मत टोटोमेरिज से, ये आपको एक ही स्टेप में करना होता है। आप इसे ना बनाएं, पर मैं तो टोटोमेरिज के साथ बना आपका एसिटाल्डिहाइड। ये बहुत फेमस कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का तरीका है। जैसे मेरे पास में ये है, दिस इज प्रोपाइन, इस पे मैं HgSO4 H2SO4 मार दूँ। क्या करेंगे हम, एक मॉलिक्यूल पानी का जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। इधर OH, यहाँ जिधर ज़्यादा H है उधर वहाँ H, जहाँ कम है वहाँ पे OH, एक मॉलिक्यूल पानी। बस अब इस H को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे हो गई सब टोटोमेरिज। सोचने का तरीका है कि अगर आप मज़ा लेंगे तो आपको लगेगा कि यस मैं तो टोटोमेरिज में सीख गया साहब। अपने पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास जताइए अपने ऊपर। ये तो ये आप इसे ना बनाएं एग्जामिनेशन में, सीधा बना सकते हैं, लेकिन मेथड यही होता है। ऐसे ही अगर मैं ये कंपाउंड ले लूँ, आप क्लिप को रोक के खुद बना सकते हैं। इसमें मैं HgSO4 H2SO4 बनाऊँ, आप समझ गए। यहाँ OH, यहाँ H, फिर इसे टोटोमेरिज करा। ये सब आपका एसीटोफिनॉल तैयार। मैंने कहा था कि कुछ कीटोन, 3 कीटोन लिखे थे आपको, बहुत फेमस है, वो लगातार बीच बीच में आते रहेंगे, तो आपको लगेगा एसीटोफिनॉल, यार बड़ी बात है, पता नहीं क्या बनाने का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक फेमस टॉपिक होता है, दैट इज, आपने सुना होगा, रोजन-मुंड रिडक्शन। एल्डिहाइड बनाते हैं इससे, बहुत फेमस। मेरे पास एसिड एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड हो, RCOCl, एसिड हैलाइड, इस पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, पैलेडियम डिजॉल्व्ड इन बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस। इसे कहते हैं रोजन-मुंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन गैस पास करी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट की, बेरियम सल्फेट में डिप करके पैलेडियम रखते हैं, कैटलिस्ट है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो। बच्चों ने कहा अगर हम ये नहीं डालते, खाली हाइड्रोजन डाल देते, वैसे तो वो आपसे पूछता नहीं, फिर भी आप याद रखिए ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम बेरियम सल्फेट नहीं लगाते। बेरियम सल्फेट यहाँ पे कैटालाइटिक क्या काम करता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है, तो कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम। आपको याद आ रहा हो, वैसे तो इसको कन्वर्जन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं बता दूं आपको। जैसे बेंजोइक एसिड है मेरे पास में, मैंने पहले भी आपको कराया इस पास में, इस पर PCl5 डाल देंगे तो ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इस पर हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल दिए। बहुत फेमस रिएक्शन है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कर, बेंजोल्डिहाइड आपका तैयार। किसी भी एसिड को पहले एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कीजिए, फिर एल्डिहाइड, किसी भी एसिड, एस्टिक एसिड ले लीजिए,
आपसे कहेगा एसिटिक एसिड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कीजिए, ECl5 डाल दीजिए, आप SOCl2 भी डाल सकते थे, तो ये एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। और फिर हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल दीजिए, ये आपका एसिटाल्डिहाइड। जैसे रोजनमूड रिडक्शन, बहुत बार इस पर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाएगा, राइट ए नोट ऑन रोजनमूड रिडक्शन, ऐसे करके आ जाता है। एक नंबर यहाँ पे दे रखा होता है, जो हम पढ़ा रहे होते हैं आपको एक नंबर दे रखा होता है, मिस्टर बरून का नंबर है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको एक चार्ट फॉरवर्ड कर देंगे। हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नेम रिएक्शंस का एक चार्ट बना रखा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, जितनी भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से नेम रिएक्शंस हैं, उन सब पे एक सिंगल चार्ट में उनको हमने कवर किया होता है। तो आप मिस्टर बरून को वो कर देंगे, मैसेज करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज़ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर यूट्यूब क्लासेज। आप भी हमारे उतने ही स्टूडेंट हैं जितने हमारे बैच के मेंबर्स होते हैं, आपका भी प्यार हमें उतना ही चाहिए। तो आप उन्हें करेंगे तो वो आपको आपके व्हाट्सएप पर आपको वो चार्ट फॉरवर्ड कर देंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जो भी आप नंबर वहाँ भेजेंगे वो आपको भेज देंगे। हाँ जी सर, तो ये तो रोज आपको याद आता हो, यही पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, यही हाइड्रोजन के साथ में, यही आपने 11th में पढ़ा था लिंडलार्स रीजेंट के नाम से। तब ये क्या काम करता था लिंडलार्स रीजेंट, आपको याद हो, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता था, वो भी सिस में। वो भी अगर सिस ट्रांस आ सकता है तो सिस में कन्वर्ट करता है। जैसे कोई अगर हम क्या करें, कोई आपसे ऐसे कहे और इस पे क्या डाल दे, हाइड्रोजन डाल दे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, तो इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी करेगा। इसमें क्या बनाएगा, सिस बनाएगा, दोनों एच सेम साइड में रखेंगे तो सिस आ जाएगा, और ये काम तो वो करेगा। बहुत बार आईआईटी में दोनों को मिला के कर देता है। तो लिंडलार वाला ही आप जानते हैं क्या होता है, यस दिस इज आल्सो रोजनमूड रिडक्शन। इसी को प्रिपरेशन को और फिर बाद में एल्डोल वगैरह पे काम करेंगे, इसे नेक्स्ट क्लास में। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे।